जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाला है फ्रेंड्स, जो कि टॉपिक का नाम है उत्तक यानी कि टिश्यू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग टोटल फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का डेली चैप्टर वाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है फ्रेंड्स उत्तक। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तक के बारे में जानेंगे कि उत्तक कहते किसे हैं। तो हम लोग ये जो हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका आदित्य रंजन सर का साइंस का जो बुक निकला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 5000 MCQ प्लस एक लाइनर करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखेगा फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो उत्तक विज्ञान में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उत्तक का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उत्तक कहा जाता है। उत्तक का प्रकार, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तक जो होता है आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है जंतु उत्तक, एक होता है पादप उत्तक। तो फिर इसी तरह से जंतु उत्तक को अलग अलग भाग में बांटा है, जैसे कि संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक। इसी तरह से पादप उत्तक को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक आपका होता है विभज्योतक और एक होता है आपका अस्थायी उत्तक। उसके बाद अस्थायी उत्तक को बांटा गया फ्रेंड्स। अस्थायी उत्तक को दो उत्तक में बांटा गया, एक सरल उत्तक, एक होता है आपका जटिल उत्तक। इसी तरह से सरल उत्तक को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पैरेकाइमा, कोलेरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। ठीक है, दृढ़ उत्तक को स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है और स्थूलकोण को कहा जाता है कोलेरेकाइमा और पैरेकाइमा कहा जाता है मृदु उत्तक को। इसी तरह से जटिल उत्तक जो होता है आपका फ्लोएम और जाइलम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स पादप उत्तक की ओर। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका विभाज्योतक, एक होता है आपका स्थायी उत्तक। कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, यानी कोशिका विभाजन कौन करता है। तो विभाज्योतक उत्तक जो होता है फ्रेंड्स, यानी कोशिका का विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा उत्तक सहायक होता है। तो ये जो आपका होता है विभाज्योतक उत्तक क्या होता है फ्रेंड्स, सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होते हैं, उसे विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इसमें संघन कोशिका, द्रव, पतली सेलुलोज भित्तियां और विकसित केंद्रक होते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है। तो विभाज्योतक कहा जाता है फ्रेंड्स। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम NTPC, ALP और टेक्नीशियन को होने वाला फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे की जड़ें एवं तने के पसर्व भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। पसर्व मतलब पीछे, तो उसे कहा जाता है पसर्व विभाज्योतक। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा उत्तक पातियों एवं सर्वसंधियों में पाया जाता है। तो इसे अंतःवेशी विभाज्योतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा उत्तक पातियों, ये तो हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्ष पर बोल रहा, सा से शीर्ष और सा से शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष विभाज्योतक उसे कहा जाता है। सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। कौन कौन, मृदु, स्थूलकोण और दृढ़ उत्तक। अगला इसी को पैरेकाइमा, क्लोरेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है। स्थूलकोण उत्तक की कोशिका किसके संचय के कारण मोटी होती है। तो सेल्यूलोज और पेप्टिन के कारण क्या होता है, मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर
अनियमित रूप से मोटी होती है उसे स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है। उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है किसके कारण? तो दृढ़ उत्तक के कारण क्या होता है आपका, यानी कि क्या होता है, मृत होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो स्थूल कोण उत्तक के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि लचीलापन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता देने के लिए साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थूल कुंज यानी कि कोलेरेकाइमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है? तो दृढ़ उत्तक से, यानी कि जिसे स्क्लेरेमाकाइमा कहा जाता है। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो दृढ़ उत्तक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है, उसे क्या कहा जाता है? लिग्निन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में यह रचनात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, जिसे दृढ़ उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा की एक मोटी परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्यूटिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो संवहनी उत्तक उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहनी उत्तक कहा जाता है। पौधे की कौन सा उत्तक पानी में घुलनशील खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम। जाइलम के पौधे का जल संवाहनी को उत्तक कहते हैं। पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए पौधे का में फ्लोएम का मुख्य कार्य जो होता है आपका पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे का जल संवाहनी उत्तक को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जटिल स्थायी उत्तक को क्या कहता है फ्रेंड्स? फ्लोएम कहा जाता है। कौन सा उत्तक युग्म संवाहनी बंडल का निर्माण करता है? तो जाइलम और फ्लोएम का। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जटिल उत्तक से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जटिल उत्तक किससे मिलकर बना होता है? तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जंतु उत्तक तंत्रिका उत्तक से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहा जाता है। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और उपकला उत्तक। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र किसकी बनी होती है? तो तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक का इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर के समस्त अंगों का कार्यों में समन्वय स्थापित करना किसकी विशेषता है? तो तंत्रिका उत्तक की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इस कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरेखित पेशी पेशा पेशी को क्या कहते हैं? तो अनैच्छिक कहते हैं। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी कि अरेखित पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय और रक्त वाहिनी में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह अरेखित पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। अगला है कि हवा संचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्तनधारियों के अस्थियों में पाया जाता है।
फेफड़े को ढूंढने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो फ्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरियोरल ऊतक के बीच एक पूरक ऊतक का नाम क्या है? तो त्वचा और मांसपेशियां होता है। ओरिएरल ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए, रुधिर एवं एंटीकोगुलेटेड के लिए तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए हिस्टोनिक, हिपैरिन और सेरोटोनिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? जो ऊँट में कुबड़ होता है वो बना हुआ रहता है और आपका वसमय ऊतक, उसमें एडिपोज बहुत माने पाया जाता है फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा जो होता है आपका सबसे बड़ा होता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? तो मैक्सिमस। क्या है? मैक्सिमस, यानी कि पूरा नाम है आपका ग्लूटोइयस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियों को स्टेपिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका एक ऊतक संयोजी। लाल रुधिर कणिकाएं को क्या कहते हैं? तो इरेथ्रोसाइटस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे गुद्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच क्या पाया जाता है? तो वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक है तथा इसकी उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहा जाता है। जिस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वसा संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो ये जो बना हुआ रहता है अधिचर्म कोशिका, जिसे एपिडर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मल कहा जाता है। मुख की आंतरिक परत सिल्की एपिथेलियम ऊतक का बना हुआ रहता है। घनाकार एपिथेलियम ऊतक लार ग्रंथि, संवेदी ग्रंथि, वृक्क नलिकाएं की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा के सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करने तथा साथ ही उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं? तो ये जो बना हुआ रहता है एपिथेलियम ऊतक का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है, त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं जिसे जिह्वा, ग्रासनली या हार्नल के स्तर से बने होते हैं, इसे शाल्कीय एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। अंडवाहिनी, श्वासनली और मुख गुहा में क्या पाया जाता है? तो पक्षगामी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपका एक लाइनर क्वेश्चन है। तो एक लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आपका नहीं करवाया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।